माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, मंच पर उपस्थित निबंधक सहयोग समितियां, रजनीश जी, अपर सचिव अभय जी, अपर निबंधक मनोज जी, इस हॉल में उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और हॉल में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले सहकारिता विभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। सहकारिता विभाग के द्वारा सरकार ने जो दायित्व दिए हैं, उसमें जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें जो उपलब्धियां विभाग ने हासिल की है, उसके बारे में ब्रीफ एक प्रेजेंटेशन विभाग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आपके जो कुछ क्वेरी होगी उसका जवाब दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से मैं सहकारिता विभाग की जो उपलब्धियां उसको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आपको पता है कि सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के लिए काम करता है। सहकारिता विभाग ने पिछले महीनों में और इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो उपलब्धियां की, उसमें से एक मुख्य उपलब्धि है सहकारी चीनी मिल की स्थापना। सरकार ने राज्य के भीतर 2 सहकारी चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति दी है। दरभंगा जिले के रैयाम में और मधुबनी जिले के सकरी में 2 सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी और ये इंडिया पोटास लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जाएगा और परिचालन किया जाएगा। चीनी मिल के साथ वहां पर पावर जनरेशन प्लांट, डिस्टिलरी और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है, जो चीनी मिल बंद पड़े हुए थे उसकी भूमि पर अब नए चीनी मिल स्थापित किए जाएंगे और समय सीमा के भीतर इसका परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। चीनी मिल को चलाने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है, तो उस क्षेत्र के जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको शामिल करके सहकारी चीनी मिल समिति का गठन किया जा रहा है। यह प्रक्रियाधीन है। इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। पोर्टल तैयार करके किसानों को आमंत्रित किया गया है और बहुत ही खुशी की बात है कि अभी तक लगभग 10,000 से 15,000 किसान उसमें अपनी इच्छा जताए और सब लोग अपना आवेदन किए हैं। तो ये जो व्यवस्था बन रही है, निकट भविष्य में काफी एक सफल व्यवस्था होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, राज्य ने बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी है। अभी तक सहकारिता विभाग की सहकारिता नीति नहीं थी। ये राज्य के भीतर पहली बार सहकारिता नीति को स्वीकृति दी गई है। सहकारिता नीति के स्वीकृति होने से सहकारिता का बेहतर विकास, समितियों के सुदृढ़ करने के जो अवसर हैं और उनको और भविष्य में बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। सहकारिता नीति मुख्य रूप से ढांचागत सुधार, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, वैधानिक सुधार इत्यादि पर काम करेगा। नीति के तहत प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से परंपरागत क्षेत्र के अलावा नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों का कैसे विकास हो, समितियां कैसे गठित हो, उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा समितियों के प्रबंधन को कैसे बेहतर किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा। समितियों में सदस्यता कैसे खुली हो, इस पर काम किया जाएगा। मेजर शिकायत ये रहती है कि लोगों को समितियों के सदस्य बनाने में कठिनाई होती है, समितियां उनको सदस्य के रूप में नहीं लेती है। तो इसके लिए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। पुराने जो एक्ट रूल्स हैं उसको संशोधित किए जाएंगे और उसके लिए सभी को समान अवसर उसमें दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। सहकारी नीति मुख्य रूप से विभाग, जितने सरकार के जो विभाग हैं उसके समन्वय के प्रिंसिपल पर आधारित है। सहकारिता विभाग के अलावा कई विभागों के योजनाएं कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, उद्योग से संबंधित इत्यादि धरातल पर लागू है। उन सभी योजनाओं को कन्वर्ज करके सहकारिता के तहत कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, ये सब नीति में समाहित है। एक प्रकार से पूरा होल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल पर सहकारिता क्षेत्र काम करेगा और सहकारी समितियों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों को इसमें स्टेक होल्डर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। समितियों के सदस्यों को योजनाओं को प्राथमिकता में उनको लागू बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी इत्यादि सब बिंदुओं पे उसमें
कार्य योजना है उस पर काम किए जाएंगे। नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है, जो कि इस नीति के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिए प्रगति की समय समय पर समीक्षा करेगी। विभाग में भी इसकी व्यवस्था बनाई गई है। युवाओं को, महिलाओं को, कमजोर वर्ग के लोगों को सहकारिता से कैसे शामिल किया जाए, सहकारिता में कैसे उनको लिया जाए, इत्यादि सभी बिंदुओं को सहकारिता नीति में शामिल करके हम उस पर काम करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये था। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, मैं आपको बताऊंगा। राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दी है और ये योजना आगामी जो रबी का मौसम है उससे लागू होगी। ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा पहल है सरकार के तरफ से। किसानों की जो फसल की जो क्षति होती है उसका बीमा होगा। किसान को फसल क्षति के समतुल्य क्लेम का भुगतान होगा। जैसा कि आप पहले जानते हैं, किसानों का जब फसल क्षति होता है तो फसल क्षति के एवज में सरकार उनको मुआवजा देती है। बीमा के अभाव में जो मुआवजा होता है वो राशि उसके हिसाब से समतुल्य नहीं होती थी। अब बीमा हो जाने से जो फसल क्षति होगी, जैसे 1 एकड़ में 20 क्विंटल यदि उपज होती है तो 20 क्विंटल का जो लागत राशि होगी, पूरी फसल क्षति हुई है तो उसका पूरा मूल्य किसानों को मिलेगा। तो एक तरह से पूरी तरह से कृषि अब सुरक्षित होगी। बिहार सरकार ने इसको स्वीकृति दी है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किसान को सस्ते दर पे बीमा का लाभ मिलेगा। प्रीमियम काफी कम रहेगा। प्रीमियम का जो बैलेंस राशि होगा उसको राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके CSS स्कीम के तहत भुगतान करेंगे। तो किसान पर वित्तीय बोझ बहुत ही कम पड़ेगा। योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित कराई जाएगी। जो पहले के हम लोग के अनुभव थे, ये योजना पहले 10 वर्ष पहले लागू की गई थी, तो उसके जो अनुभव थे उससे सीखते हुए हम लोगों ने योजनाओं के प्रावधान में कई तरह की पारदर्शिता का व्यवस्था किया है। भारत सरकार ने भी कई तरह के इसमें सुधार किए हैं। राज्य को अपना मॉडल सेलेक्ट करने की छूट है। विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी, उच्च स्तर की कमेटी बनी हुई है। वो निर्धारित करेगी कि किस मॉडल को सेलेक्ट किया जाए, कौन कौन फसलों को डाला जाए इत्यादि। ये सब उच्च स्तर के निर्णय होंगे और प्रत्येक सीजन में इस योजना को कैसे लागू किया जाए उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, किसानों के हित की बात है। इसके अलावा विभाग की जो रूटीन योजनाएं होती है उसमें भी काफी अच्छी प्रगति है। पहली योजना जो मैं बताऊंगा जिसके बारे में, वह बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना है, जो कि भेजपेट के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। जो सब्जी उत्पादक किसान होते हैं उनको सरकार कई तरह के सपोर्ट करती है। भेजपेट के तहत प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानों की समिति बनी हुई है, प्राथमिक समिति। उन समितियों को आधारभूत संरचना के लाभ सरकार के द्वारा पहले से दिए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी 106 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें कि मुख्य रूप से 50 प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना की स्वीकृति है। जो पहले से 114 प्रखंडों में आधारभूत संरचना स्वीकृत है, वहां पे काम चल रहा है। उन प्रखंडों के नीचे पंचायतों के क्लस्टर में पंचायत संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर किसान अपना लाकर के सब्जी बेचेंगे और कलेक्शन का काम किया जाएगा। उन कलेक्शन सेंटर्स का भी निर्माण इस योजना के तहत स्वीकृत होगा। 350 कलेक्शन सेंटर की स्वीकृति दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने प्राथमिकता पर सभी प्रखंडों में सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया था। इन समितियों को क्रियाशील करने का प्रयास विभाग लगातार कर रहा है। सरकार ने योजना के माध्यम से इन समितियों को क्रियाशील करने के लिए 2 लाख रुपए प्रति समिति के दर से योजना स्वीकृत की है। मतलब कि प्रत्येक समिति को 2 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा, जिससे कि अपना व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, सब्जी का क्रय विक्रय प्रारंभ करेंगे और जरूरत की चीजें करेंगे। तो एक तरह से प्रयास है कि सभी समितियां, सब्जी समितियां एक्टिव हो जाएं, जिससे किसानों को सीधा उसका लाभ मिले और किसानों को जो उनका उत्पाद है उसका सही मूल्य मिल सके। इसी तरह से प्रमंडल स्तर पे यूनियन का गठन है। यूनियन को भी क्रियाशील करने के लिए 10 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। सब्जी को कैरी करने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। अनुदानित दर पे समितियों को वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
विभाग का प्रयास है कि जितनी भी समितियां गठित है अगले 3 महीने में अपना व्यवसाय चालू करें और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दें। इसके अलावा अधिप्राप्ति जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान जो अधिप्राप्ति सीजन चल रहा था उसमें अधिप्राप्ति में काफी अच्छी उपलब्धि रही है और अभी समतुल्य चावल भी राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। पैक्सों को इसके लिए जो कठिनाइयां थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अधिप्राप्ति अगले सीजन में और बेहतर हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पैक्सों के स्तर पे गोदाम निर्माण किए जाते हैं। गोदाम निर्माण की स्वीकृति कई वर्षों से लगातार सरकार दे रही है। इस वित्तीय वर्ष में भी गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अभी तक करीब 7400 गोदाम स्वीकृत है जिसमें कि काम चल रहा है। बहुत सारे गोदाम कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा सहकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण अवयव बैंकिंग है। राज्य के भीतर जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक गठित है। सरकार का प्रयास है कि सहकारी बैंकों की स्थिति को मजबूत किया जाए, उनकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाई जाए, अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ उनके माध्यम से दिया जाए और अधिक से अधिक कस्टमर को उनसे जोड़ा जाए। इसको मजबूत करने के लिए बैंकों के द्वारा जो सीबीएस सिस्टम होता है उसको अपग्रेड किया गया है और आज के दिन में सभी बैंक सहकारी बैंक सीबीएस का जो अप टू डेट वर्जन है फिनाकल 10.2 उस पर सभी माइग्रेट कर गए हैं। इससे टेक्निकली बैंकों की जो क्षमता है वो बढ़ी है और निकट भविष्य में जो कमर्शियल बैंक में सुविधाएं रहती है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड इत्यादि, ये सभी सुविधाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से दी जाएंगी। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सहकारिता में सहकार एक कार्यक्रम है जिसको बिहार सरकार काफी मजबूती से लागू करने का प्रयास कर रही है। अभी तक करीब 700 बैंक मित्र सहकारी बैंकों के बनाए गए हैं। निकट भविष्य में और इनकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। सहकारी बैंकों के माध्यम से बीमा योजना का लाभ किसानों को देने का प्रयास है। बिहार राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा इफको टोक्यो कंपनी के साथ बीमा का लाभ देने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। पैक्सों के माध्यम से यह रोजगार और व्यवसाय किसानों तक पहुंचेगा। बैंकों के द्वारा स्वयं सहायता समूह जेएलजी का गठन करके उनको लगातार ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग की सहकारी समितियां मुख्य रूप से पैक्स, उसमें उनकी संख्या ज्यादा है। डेयरी समितियां हैं तो पैक्सों को मल्टी सर्विस बनाने के लिए मॉडल पैक्स के बायलॉज को अडॉप्ट कराए गए हैं और पैक्सों के माध्यम से क्रेडिट के अलावा जितने तरह के व्यवसाय हो सकते हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो व्यवसाय है उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, अभी तक करीब 5800 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करके चालू कर दिया गया है। जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र भी चालू करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पैक्सों के माध्यम से अभी तक करीब 2400 पैक्सों में फर्टिलाइजर का लाइसेंस उपलब्ध करा करके व्यवसाय कराए जा रहे हैं। उर्वरक के आवंटन उनको किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य है कि सभी पैक्सों को उर्वरक लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए और उनको उर्वरक के आवंटन सुनिश्चित कराए जाए। उच्च स्तर पर इस पर एक निर्णय लिया गया जिसके तहत समितियों को 10% तक फर्टिलाइजर का आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को सीधे समितियों के माध्यम से उर्वरक सही कीमत पर उपलब्ध होगा। पीडीएस के व्यवसाय किए जा रहे हैं। पीडीएस अभी तक करीब 2000 समितियों में चालू है। पीडीएस के नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खाद्य उपभोक्ता विभाग से अनुरोध किया गया है। विभाग अपने कंट्रोल ऑर्डर में यथोचित संशोधन करके जल्दी ही पैक्सों को पीडीएस के लाइसेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा पैक्सों के माध्यम से किसानों को बीज का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार की एक सहकारी संस्था उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसके माध्यम से पैक्सों में बीज का उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रारंभ किया जाएगा। लोकल उत्पाद को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए
और एक्सपोर्ट की सुविधा देने के लिए भी बहुराज्यीय सहकारी संस्था के साथ एग्रीमेंट किया गया है। आप जानते हैं राज्य में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस काफी मात्रा में होता है। गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर स्थापित है कृषि विभाग के द्वारा, वहां के जो उत्पाद होंगे उसको भी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए एनसीओएल के साथ एग्रीमेंट किया गया है। सरकार का प्रयास है कि इन सभी योजनाओं का लाभ पैक्सों के माध्यम से किसानों को मिले। इत्यादि ये सब योजनाएं चल रही है। इसके अलावा विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इसमें से कुछ बातें हम बताना चाहेंगे। पैक्सों के मार्केटिंग और लोकल संस्थाओं के मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग फेडरेशन का गठन प्रक्रियाधीन है। अभी तक 8 यूनियन का गठन इसके तहत किया गया है और फेडरेशन के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया है। फिशरीज व्यवसाय को मजबूत करने के लिए मत्स्यजीवी सहकारी संघ और परिसंघ के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मखाना के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए समितियों की गठन प्रक्रियाधीन है। राज्य में अभी तक करीब 240 शहद समितियों के गठन किए गए हैं। इन समितियों के ऊपर राज्य स्तर पर फेडरेशन का गठन किया गया है और शहद उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत कॉम्फेड के द्वारा शहद का प्रोसेसिंग किया जाएगा, मार्केटिंग किया जाएगा और उसको सपोर्ट करने के लिए सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और पशुपालन विभाग के द्वारा योजनाओं का सपोर्ट कॉम्फेड को दिया जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी आयाम हो सकते हैं सहकारिता क्षेत्र में, उन सभी चीजों को समेकित करके सभी बिंदुओं पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश है कि सहकारिता क्षेत्र में जितने भी पहलू है उसमें सभी पे काम हो और किसानों को रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता क्षेत्र से सपोर्ट करके उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। किसानों को उनका जो उत्पाद उसका सही मूल्य दिलवाया जाए, उनको बाजार उपलब्ध कराया जाए और इस प्रकार से राज्य के भीतर ही सभी तरह के अवसर क्रिएट किए जाए। तो मुख्य बातें मैंने बताया है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा विभाग की प्राथमिकताओं के बारे में अपनी बातों को रखेंगे। हमारे विभाग की जो योजना और उपलब्धि है, हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह ने विस्तार से आपको रखा है। मोटे मोटे तौर पे जो हमारे विभाग के विगत दिनों में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी रखने की कोशिश की है, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से सहकारिता नीति 2026 जिसको हमने अडॉप्ट किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से एक अडॉप्ट हुआ, कैबिनेट ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है और बहुत सारे काम जो हम लोगों ने किया है, जिससे कि खासतौर पर जो हमारा सहकारिता विभाग का जो मंशा है या सोच है, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवक हैं, किसान हैं, उसको रोजगार देना चाहते हैं और उसी नीतियों के तहत बिंदुवार चर्चा हमारे सचिव जी ने आपके समक्ष रखा है। मैं समझता हूं कि विगत दिनों में भारत सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहता है हम सब लोगों को, हमारे विभाग को, हमको, और हम सब लोग उनके सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। और जो विकसित भारत का सपना देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हम कर पाए हैं। आगे भी उनके मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग और अच्छे ढंग से काम करके किसानों को अधिक से अधिक रोजगार और आर्थिक मजबूती प्रदान करे, उसके लिए हर संभव हम लोग प्रयास करने का काम करें। आपने देखा होगा कि हमारा जो
परंपरागत काम था उससे इतर हट करके कुछ नए काम की चर्चा हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा। ये टैक्सों को मजबूतीकरण, चूंकि हमारा बहुत बड़ा जुड़ाव है इसमें, कुल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक किसान लोग इस टैक्स के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हम उसकी संख्या बढ़ाना भी चाहते हैं। हमने ऑनलाइन उसको प्रारंभ किया है कि जो किसान इससे और जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और विस्तार से हम लोग की सोच है कि इसको और आगे बढ़ाएं। बिहार में कई चीनी मिल जो बंद पड़े हुए थे, वो चीनी मिलों की तरफ हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि उसको पुनर्जीवित करना है। और हाल में ही हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है, निर्णय लिया है हमारी कैबिनेट की सहमति के साथ। हम 2 चीनी मिलों को प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। एक सकरी में है, दूसरा दरभंगा में रयाम, और सकरी मिल चीनी मधुबनी में। और मैं समझता हूं कि वहां पर ये 2 चीनी मिलों से एक नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा उस इलाके के किसानों में आई है। जो खेती बंद हो चुका था, ईख की खेती नहीं होती थी, जो उसकी खपत नहीं थी। अब ये IPL के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है अपने कंडीशन के साथ, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द प्रारंभ भी होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि किसानों में एक नई संचार, नई ऊर्जा, नई उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है। वहां के किसान जो ईख की खेती छोड़ दिए थे, प्रारंभ कर दिया, जैसा कि बताया गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोऑपरेटिव सब जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम चाहते हैं समय सीमा के अंतर्गत ये दोनों चीनी मिल को चालू करें। और सरकार की मंशा है और भी जितने चीनी मिल हैं एक एक करके हम उसको चालू करने का काम करेंगे, ताकि किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। यही नहीं, हम लगभग जो हमारे सब्जी का कलेक्शन सेंटर होगा या आधारभूत संरचना बनाने का काम हम लोगों ने सोचा है बढ़ाने के लिए। इसको कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने का काम किया है, और वाहन इत्यादि में को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 106.39 करोड़ के विभिन्न योजनाओं में हम लोग को स्वीकृति दी है। धन की भी स्वीकृति मिल गई है, जैसा कि हमारे माननीय सचिव जी ने आपको बताया। 350 पंचायत में सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंड में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। और हमारा जो PBCS जो हमारा नीचे का यूनिट है, और जैसा कि कहा 2 लाख प्रति PBCS सेंटर के माध्यम से दे रहे हैं, और 9 संघों को लगभग 10 लाख रुपए का हमने पूंजी व्यवसाय करने के लिए देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आगे जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का सपना था, जिस सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान सम्राट चौधरी जी ने प्रतिज्ञा लिया है, हर थाली में बिहार की तरकारी। इस योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हम अपने किसानों को उत्साहित कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और बाद के दिनों में जैसे आपने देखा होगा, ये जो सुधा के डेयरी का बूथ है, उसी तरह का हम हर जगह सुधा डेयरी के बूथ के समाने वेस्टफेड के माध्यम से हम हर जगह तकारी के बूथ को भी बनाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और जो स्थानीय स्तर पर जो सब्जी उत्पादन करने वाले जो किसान हैं बड़े पैमाने पर, उसको बहुत ही फायदा होने वाला है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप ये सब हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जो बिहार राज्य सहकारी नीति है, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, इससे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसके विस्तार में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मगर यही नई क्रांति आएगी सहकारिता के माध्यम से। बिहार में जो न्यू पॉलिसी है, मोटे मोटे तौर पर भारत सरकार ने जो पॉलिसी दिया है, और बड़ी बात यह है कि बड़े राज्यों में सबसे पहला राज्य उड़ीसा है जो इस नीति को अडॉप्ट किया है। हम दूसरे बड़े राज्य हैं बिहार, इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि
आगे बहुत सारी बातों की जिक्र हमारे माननीय सचिव जी ने कहा है। जैसे किसानों की सुविधा के बढ़ाने के लिए हर स्तर पर बीमा की सुविधा देने का काम करें। बीमा की सुविधा पहले नहीं थी, अब वो इंश्योर रहेगा कि हमारा कुछ होगा तो बीमा है हमारे पास, तो आत्म जो बल है वो बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ सोच करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है और खास तौर पर मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी हम काम करने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो पैक्स बढ़िया काम करेगा हमने पुरस्कार देने का भी मन बनाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उनके योजना के तहत, और जो प्रथम पुरस्कार के रूप में हम 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10 लाख और तृतीय पुरस्कार के रूप में 7 लाख देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा इन लोगों को, और इसके लिए हर स्तर पर धनराशि की भी व्यवस्था हम सब लोगों ने करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार ने, आपने देखा होगा, हर घर तिरंगा योजना भी लागू हो रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, हर विभाग के माध्यम से हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हम करेंगे। तो हमने भी हमारे विभाग ने भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जितने सहकारी समितियां हैं, जितने भी, सबके कार्यालय में हम हर घर तिरंगा योजना को 2026 का योजना लागू करेंगे और 9 अगस्त से 17 अगस्त तक इसको काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। इसमें जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उसमें बाइक रैली होगी, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें रंगोली बनाई जाएगी, प्रदर्शनी लगेगा, इत्यादि इत्यादि, जिससे कि देशभक्ति की भावना जन जन तक जाए और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसको जमीनी स्तर पर हम लाने का काम करें। यही कुछ चंद बात था, रिपीटेशन होगा तो मैं सब बात की चर्चा करूं।